Hello students, welcome back to Yup Master. Soon going to be turito.com. अभी जितने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लान किंगडम, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये 11th एनसीईआरटी के वो वाले पोर्शंस हैं जो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस डिराइव करते हैं, या ये कहिए कि जिनसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपको इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि हमेशा ही ऐसा ही डायरेक्ट कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। कई बार क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी बन जाती है जब कोई कंपैरिजन आ जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको जिस जगह छोड़ा था वो था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का एक कंपैरिजन, और मैंने कहा था ट्राई करिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एक दूसरे से कंपेयर करने का। कारण था कि दोनों को ही हम लोगों ने सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के नाम पर कंक्लूड किया था। मैं रिपीट करता हूं, हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही एंड में एक हेडिंग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के नाम पर पुटअप की थी। अब बात यह है कि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल अगर मैं लिखता हूं तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए और क्या चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए मैं बोल सकता हूं। अगर ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस है तो इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन को एक्सेप्ट करूं आने वाले टाइम में, नीट 2021 के अंदर, नीट 2022 के अंदर, जहां पर करेक्टर्स दिए हुए हों और उसके बाद पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किन में सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किन चीज़ों में अलग हैं। तो ये कंपैरिजन सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से जब पूछा जाएगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि अमूमन होता यह है कि बच्चे केवल लाइन रट रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनके सीनियर्स ने जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो सीनियर जो सिलेक्ट नहीं हो पाए 2 साल 3 साल की मेहनत के ऊपर भी, वो यही कहते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, क्या स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी आएगा या एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं सेकंड वाली बात के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता हूं कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो किताब खोलकर नहीं बनाता है, वो किताब को रख देता है साइड में और केवल क्वेश्चन लिखते जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप एग्जामिनर का माइंड रीड कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को ढूंढ सकें। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास वो एबिलिटी आ जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं एक अननोन पर्सन ने पेपर बनाया, एक स्ट्रेंजर ने आपका पेपर बनाया, एक स्ट्रेंजर एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, उसके बावजूद वो वही क्वेश्चन सेट कर रहा है जो आप खुद सोच रहे थे। किसी किताब को रीड करना मतलब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप कोशिश कर पाएंगे ये फ्रेम करने की कि कैसे क्वेश्चन इस पोर्शन से आ सकते हैं। अगर आप फंडामेंटली करेक्ट क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि आने वाला नीट 2021 या नीट 2022 आप ही के लिए है। आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे क्योंकि आप लोग फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं और आपको ऐसी ही हैबिट को डेवलप करना है। तो जब ऐसी हैबिट को आपको डेवलप करना है तो चलिए आज हम ऐसा करते हैं कि उसी असाइनमेंट जहां पे मैंने आपको छोड़ा था और कहा था आप होमवर्क के नाम पे इसे ट्राई करके देखिए, वहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट फील हो कि आखिर आपने अगर वो कोशिश की थी तो कितनी एग्जैक्टली मेरे पसंद की है और कितनी उससे डेविएट हो रही है। ठीक है, हम स्टार्ट करें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के कैरेक्टर्स को डिराइव करने की। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिनकी क्लास मिस हो गई थी वो रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर जाकर शेड्यूल के हिसाब से क्लास देख सकते हैं। अभी हम लोग आज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर करने के अलावा आज की क्लास में राइबोसोम्स पढ़ने वाले हैं और साइटोस्केलेटन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट या सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल हैं। आप ये कंपेयर कर पाएंगे प्लांट और एनिमल सेल के टर्म्स में भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स मतलब दो नाम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कुछ चीजें दोनों में सेम है। क्लियर, वो क्या चीजें जो दोनों में सेम है, डिफरेंसेस तो निकाल ही जा सकते हैं। क्लियर, लोगों के बीच में डिफरेंस बनाना बहुत आसान सी चीज होती है, लेकिन सिमिलर चीजें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। चलिए स्टार्टिंग सिमिलरिटी से, डिफरेंसेस बहुत इजीली बन जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं डिसिमिलरिटीज या सिमिलरिटीज के टर्म्स में, वहां हमारी स्टार्टिंग है। और अगर मैं उसके बारे में कह रहा हूं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में,
तो मैं आपको कह सकता हूं ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? सिमिलरिटी क्या कह सकते हो आप लोग? इन प्लांट सेल्स। और अगर प्लांट सेल लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि यूकेरियोटिक सेल के बारे में ही बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन ऑल यूकेरियोटिक सेल लिख के मैं अपना स्टेटमेंट गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे सिमिलरिटीज बतानी है, डिससिमिलरिटीज नहीं। क्लियर? चलिए, इन प्लांट सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रेजेंट हुए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन कितनी हुई बेटा? 2, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। वहां इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स होंगी। ओके। नंबर सेकेंड, अगर मेम्ब्रेन 2 हैं, इनर और आउटर, तो इनर के लिए कहते हैं कि वो लेस परमिएबल है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन के लिए हम लोग कहते हैं कि वो कैसी मेम्ब्रेन होगी? मोर परमिएबल। कारण आपको भी पता है कि इसके ऊपर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेस परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों के लिए कैसा है? सेम। ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया। पहली चीज हो गई मेम्ब्रेन के टर्म्स में। दूसरा देखिए, इनर चैम्बर, दोनों जगह इनर चैम्बर, दोनों के इनर चैम्बर में कुछ सिमिलरिटीज हैं। क्या क्या सिमिलरिटी? नंबर पहली कि दोनों के इनर चैम्बर के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। दोनों के इनर चैम्बर के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है कि ये क्या करता होगा? रेप्लिकेशन भी करेगा, मतलब अपनी कॉपी बनाएगा। केवल रेप्लिकेशन नहीं, और एक चीज करेगा, वो होता है आरएनए का बनाना, यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आरएनए बनेगा, और आरएनए से हो सकता है आगे प्रोटीन बनते हो, यानी प्रोटीन का बनना आरएनए से क्या होता है? ट्रांसलेशन। ओके। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होता है? राइबोसोम पे होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए एनर्जी जरूरी है, और एनर्जी कैसे आएगी? एटीपी सिंथेसिस से आएगी। ओके। तब मैं कहता हूं कि इसके पास दोनों के मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं काय के लिए? फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। यानी ट्रांसलेशन के लिए इसके पास एंजाइम्स हैं। काय के लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। इन दोनों के पास एंजाइम है, काय के लिए? ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए की सिंथेसिस के लिए। ये सिमिलर फीचर भाई, इसके अलावा दोनों ही अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, दोनों के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। थर्ड फीचर, इंक्रीज इन नंबर। ओके, दोनों के ही नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, और ये इंक्रीज करने का तरीका क्या होगा? बाय बाइनरी फिजन। दोनों ही बाइनरी फिजन से अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। चलिए, इसका मतलब है कि बाइनरी फिजन करने वाला सेल ऑर्गेनल क्या हो गया? सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल हो गया। आप सेल्फ डुप्लीकेटिंग भी कह सकते थे इनको। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर थे वो ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन क्या वो फंक्शन के टर्म्स में सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे अलग अलग एंजाइम्स भी मिलेंगे जो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट के लिए पहली पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पे और भी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया को अलग बना देंगी क्लोरोप्लास्ट से। फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूं तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया O2 लेता है और CO2 को छोड़ता है।
ये जबरदस्त चीज इनके अंदर आने वाली है। चलिए हमें करना है कंपेयर, हमें अब देखनी है डिसिमिलरिटीज। क्लियर? यहां तो बात क्या थी, सिमिलरिटी एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल या बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्स, बैक्टीरिया के जैसे कैरेक्टर जो मेंशन करने थे वो मैंने यहां पे कर दिए हैं। क्लियर? वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिए, सिमिलरिटीज मेंशन कर दी गई हैं। सिमिलर फीचर्स एज एनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात आती है कि दोनों अलग कैसे हो गए। ठीक है, अगर दोनों कोई बैक्टीरियल सेल हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो शेल्टर लेने के लिए यूकेरियोटिक सेल के अंदर आए हैं, तो वो कितना सेम और कितना डिफरेंट है उनके ऊपर बात करते हैं। कई सारे करेक्टर मेंशन्ड है यहाँ पे, इतने करेक्टर मेंशन्ड हैं कि जिन्हें आप लोग कंपेयर करते करते शायद थक जाए और मिस कर दिया होगा। अगर आपने ट्राई करा होगा तो जरा चेक करते हैं कि आपने कितने करेक्टर सही लिखे हैं या आपने कौन से करेक्टर मिस कर दिए हैं, जरा उनको देखिए। क्योंकि मेरा तरीका अलग था, आपका तरीका थोड़ा अलग है। मुझे पढ़ा के क्या हो गया, एक हैबिट हो गया नई नई चीजें ढूंढ के निकालने का, नहीं क्या फंडामेंटल चीजें बताने का। आप कई बार फंडामेंटल्स मिस कर जाएंगे, तो इन फंडामेंटल्स को अपने साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि अगर अच्छा वाला क्वेश्चन आया, जैसे हम कहते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, तब आपके फंडामेंटल्स आपको काम देंगे। ये बात याद रखो, अगर स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी की आती है तो वो सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप ये देखो कि अगर आप एक बहुत मेहनती बच्चे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या चाहिए, आ जाए पेपर देख लेंगे, डिफिकल्ट भी आएगा तो हम लोग समझ लेंगे। पेपर डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर को अच्छा बनाते हैं। एक अच्छा पेपर जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो, उनमें ऐसे कंपैरिजंस के बेसिस पे क्वेश्चन कॉमन से होंगे। चलिए देखें, जरा कंपेयर कर रहा हूं मैं, डिफरेंट बातें बता रहा हूं, सेम नहीं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, डिफरेंट। तो डिफरेंट को समझें। डिफरेंट के लिए मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का कंपैरिजन करते हुए अकरेंस क्या है वो सुनिएगा। अकरेंस, तो मैं जब अकरेंस के लिए बात करता हूं तो मैं कहता हूं यूकेरियोटिक सेल में आइदर प्लांट हो या एनिमल सेल्स। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, देख ले बेटा क्या लिखा है, यूकेरियोटिक में मिलेंगे, दोनों यूकेरियोटिक में मिलेंगे, लेकिन प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में मिलेगा। बोलो कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि क्लोरोप्लास्ट कहां तक कन्फाइंड है, प्लांट सेल तक। जैसे प्रोटिस्टन एल्गियो या मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। याद रखना, क्लोरोफिल ए बी के साथ कैरोटिनॉइड्स जिस प्लास्टिड के अंदर हो उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस करता हो उस प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? सिर्फ कलर नहीं देता है, फोटोसिंथेसिस करना इसका काम है, शुगर सिंथेसाइज करवाना इसका काम है। क्लोरोप्लास्ट बोलेगा मैं तुम्हें शुगर दूंगा सेल के लिए, और सेल से बोलेगा तुम मुझे मेरे बचे हुए एंजाइम्स दो। ठीक है? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं तुम्हें एटीपी दूंगा, तुम मुझे मेरे बचे हुए एंजाइम्स दो। रहने की जगह के लिए रेंट पे कर रहे हैं। क्लियर? तो ये ऐसा रिलेशन है जिसे हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, एक म्यूचुअल एसोसिएशन बनी हुई है सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल और क्लोरोप्लास्ट के बीच में। प्लांट सेल में 2 किराएदार हैं और एनिमल सेल के अंदर 1। चलिए, प्लेस ऑफ फंक्शन, लोग काम कहां करेंगे, कहां मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही सेल में मिलेगा जहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अवेलेबल हो। जैसे आरबीसी में ऑक्सीजन होती है लेकिन अवेलेबल नहीं होती है, समझे बात। ह्यूमन आरबीसी में ऑक्सीजन होगी लेकिन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो क्या वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? आंसर है नहीं, नहीं, नहीं मिलेगा। वैसे ही प्लांट के सेल्स एरोबिक हैं, वो जो सरफेस पर प्रेजेंट है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट पॉसिबल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को रखेंगे। हर एक प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना कोई सेंसिबल नहीं है। प्लांट सेल तो लार्जली डेड भी हो सकते हैं। जैसे जैसे डीपर जाएंगे प्लांट में, वहां के सेल्स डेड होते चले जाएंगे। बड़े ट्रीज के अंदर इनर लाइनिंग कैसी होती चली जाती है सेल की, डेड होती चली जाती है। उनके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, ना तो वो एक्सपोज्ड हैं CO2 के, ना O2 के, तो ना तो वो रेस्पिरेशन ना फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लियर? वो बचा कुचा जब तक खाते रहेंगे, किससे लेकर, आजू बाजू के बाहर वाले आउटर लेयर से लेकर खाते रहेंगे, उसके बाद एक दिन खत्म हो जाएंगे। ओके, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वहीं पर ही रह जाएंगे। तो देखिए, इन यूकेरियोटिक सेल विच आर एक्सपोज्ड टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो यूकेरियोटिक सेल से एक्सपोज है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहा है। समझे बात? और सुनिए दूसरी बात, हम प्लांट सेल एक्सपोज टू सनलाइट, प्लांट सेल जो सनलाइट के लिए एक्सपोज हो, केवल सनलाइट नहीं CO2 के लिए एक्सपोज हो। क्लियर? प्लांट सेल जो CO2 के लिए एक्सपोज है, उस तरीके के कैरेक्टर अगर मैं कह रहा हूं तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ओके, नेक्स्ट, अगर गैसियस एक्सचेंज है CO2 और O2 के बारे में बात करते हैं, और उधर CO2 O2 जरा देखो क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं अगर ये O2 के एक्सपोजर की बात करते हैं तो O2 in
और CO2 आउट, CO2 देगा, O2 लेगा। गजब, माइटोकॉन्ड्रिया हवा को इम्प्योर बना रहा है, हवा को रेस्पिरेशन के लिए फिट नहीं बना रहा, जबकि क्लोरोप्लास्ट वह है जो एयर को क्या कर रहा है, प्यूरिफाई। क्या लिखा है, प्यूरिफाइज एयर। तो दोनों बातों में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ही। क्लियर? तो यानी आप ये कह रहे हैं CO2 O2, यहां पे क्या, ये इन और ये आउट। मैंने ऑर्डर सेम रखा है ताकि एरोस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इंफेसिस करते हुए देख सकें, उसको समझ सकें। फिर देखिए, प्यूरिफाई, सेल ऑर्गेनल दैट प्यूरिफाइज एयर। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, रोल के बारे में बात करता हूं। रोल क्या रोल परफॉर्म करेगा? रोल परफॉर्म करने की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन करता हुआ देखता हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ओके, तो तब मैं कहता हूं कि क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करता है। जरा कंपेयर कर, रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, जो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। जबकि फोटोसिंथेसिस एट अ लार्ज है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, लेकिन मैं कहता हूं एट अ लार्ज, शुगर के फॉर्मेशन के टर्म में वो रिडक्शन रिएक्शन करता है, जहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। एनर्जी खर्चा करने वाला, क्लियर, एनर्जी देने वाला, एक्सर्गोनिक। यहां पे रिएक्शन कैसे, एक्सर्गोनिक, और क्लोरोप्लास्ट की रिएक्शन कैसे, एंडरगोनिक। ओके, नेक्स्ट अगली चीज देखिए, एटीपी सिंथेसिस को कंपेयर कर लें जरा। एटीपी सिंथेसिस को कंपेयर करा तो एटीपी प्रोडक्शन कैसा है, O2 डिपेंडेंट। एटीपी प्रोडक्शन कैसा है, O2 डिपेंडेंट, और उधर एटीपी प्रोडक्शन लाइट डिपेंडेंट। ये मैंने पहले ही बोला था बेटा, दोनों के लिए नाम बताए थे। इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी बनाने के लिए किसी ना किसी तरीके का मोटिव ढूंढेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो एक बहाना है, एटीपी बनाना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकला उसके लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है, तभी फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि इधर किनारे में खड़ा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन है उससे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दो, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ऑक्सीजन डिराइव्ड फॉस्फोराइलेशन है। और यहां कह रहे हैं लाइट इंड्यूस्ड फॉस्फोराइलेशन है। क्लियर? लाइट से इंड्यूस होकर एटीपी का सिंथेसिस है। तो ये याद रखिएगा। यहां तब हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे थे, याद है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या थे, क्रिस्टे, उसके ऊपर ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट थे, अगर याद हो तो। याद है इनके नाम, ये था हेड। ओके, हेड का नाम बताया था F1, और बेस को बोल रहे थे F0। स्टॉक्ड पार्टिकल थे वो, जो है क्लोरोप्लास्ट उसमें थाइलेकॉइड पर। ये किस पे है, ऑन क्रिस्टे। ये क्रिस्टे माने इनर मेम्ब्रेन पर है। लिखा एटीपी सिंथेसिस इन्वॉल्व एटीपीएस कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल, जो कहां प्रेजेंट होगा, क्रिस्टे ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जबकि उधर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसा ही पार्टिकल है, लेकिन ना उसका स्टॉक नहीं होता बेटा, उसका ना स्टॉक नहीं होता है, गर्दन नहीं है भाई साहब की। क्लियर? इसकी गर्दन है, उसकी गर्दन नहीं है। तो यानी आप कह रहे हो ये तो क्या हो जाएगा, इसको जनरली क्या लिखा जाता है, CF1 लिखते हैं। फंक्शनली सेम है, इसे लिखते हैं CF0। करेक्टली क्या लिखा जाएगा, CF1 और CF0। रोल सेम है बेटा, F1 दोनों जगह ही एंजाइमेटिक है, F0 दोनों जगह ही क्या है, प्रोटॉन चैनल है। पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर्स में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे अलग हैं। सेम है क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस है, सेम है कि वो बैक्टीरियल सेल से कंपेयर्ड हो गए, सेम है कि उनके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी उनकी खुद की जीन्स हैं जो उनके प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं, सेम है कि उनके कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस की जीन्स से बनते हैं। क्लियर? सेम है कि इनके पास 70S राइबोसोम यानी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली साइट प्रेजेंट है। सेम है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगने वाले एटीपीज यानी एनर्जी को ये जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट हो रहे हैं कि कैसे एटीपी बनाएंगे। क्लियर? कैसे वो एटीपी बने जिसकी जरूरत ये लोग कर रहे थे, वो बनने का तरीका सेम नहीं है दो साइड। एज बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के टर्म्स में अगर मैं कहूं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाता है, इसलिए उसको मैं क्या मानूंगा, उसे कंज्यूमर यानी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट मानूंगा। कौन सा बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए, तो उसे क्या कहूंगा, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया।
तो ऐसे ये दोनों दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। बिल्कुल क्लियर रखें, याद रखें। ओके, नेक्स्ट, जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो कुछ और नाम हमने माइटोकॉन्ड्रिया को दिए हैं, क्योंकि वह हेटेरोट्रॉफिक है और खुद की कॉपी बनाता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, बायोप्लास्ट। और ये जो ऑटोट्रॉफिक है उसे उन्होंने बोल दिया ऑटोप्लास्ट। ये दोनों नाम आल्टमैन ने दिए थे, नाम देने वाला पर्सन सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोलता है, क्लोरोप्लास्ट को वो कहता है ऑटोप्लास्ट। तो ये चीजें देख लीजिए, ये इनको डिफरेंट बना रही हैं। ये हो गई बात सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स की। सेम बताया, डिफरेंट बताया, होपफुली आप इन चीजों को रिटेन कर पाएं। जब सिलेबस हो जाता है या जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें ऐसी चीजें बनानी चाहिए, ये हमारी रिटेंशन को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसी चीजें चैप्टर के खत्म होने पर बना सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत सब्र है, आप बहुत पेशेंस लेके चलते हैं, तो आप सिलेबस खत्म होने पर ऐसा बनाएं। लेकिन कब ये सही रहेगा, सोच के देखो। जब सिलेबस खत्म होने पे बनाओगे तो क्या आप इतनी सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे? आंसर है नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, रिटेंशन कैसा हो जाएगा, कम। चैप्टर खत्म होने पे बनाओगे तब क्या होगा, तब आपका रिटेंशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, ताजा पड़ी पड़ी चीजें हैं, इसलिए कंपैरिजन अच्छा बन जाएगा। और जब हमने दो सिमिलर चीजें पढ़ ली और तभी अगर कंपेयर कर लिया, तो आपका रिटेंशन क्योंकि मैक्सिमम है, बिल्कुल ताजा गर्मा गर्म माल है, इसलिए तुरंत से कंपेयर हो जाएगा। तो हमने जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, वहीं पर हम लोगों ने इसको कंपेयर कर लिया है। ठीक है, अब लास्ट टाइम अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, तो मैं केवल ये टेबल पढ़ूंगा, मुझे सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लगभग वो सारी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको सब कुछ रिकॉल करवाएंगी। क्लियर? शेप के बेसिस पे भी याद रखो, वो यूजुअली डिस्कॉइडल है, ये कैसा होता है, सॉसेज शेप होता है। वो सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ी है। ये एनिमल सेल में सबसे बड़ा है। न्यूक्लियस के बाद जिसका नंबर है एनिमल सेल में, वो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाद या वैक्यूल के बाद जिसका नंबर, वो कौन? दिस वन, क्लोरोप्लास्ट। तो कंडीशंस को याद रखें भैया, याद रखें, याद रखें, याद रखें। ठीक है, ये थी डिफरेंसेस। आज की नई सेल ऑर्गेनल, उसका नाम है राइबोसोम। हम राइबोसोम पढ़ने वाले हैं और ये जबरदस्त चीज होने वाली है। कारण ये है क्योंकि राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलता है। मैं रिपीट करता हूं, राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जब कोई सेल ऑर्गेनल दोनों प्रो और यूकैरियोटिक में मिलेगा, तो एक बात याद रख लो, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि हमने कहा था कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता। इसका मतलब है राइबोसोम के पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या राइबोसोम के पास लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? राइबोसोम लैक्स लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ओके, सेल ऑर्गेनल है लेकिन लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग तभी पढ़ चुके थे जब हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जब प्रोकैरियोट में पहली बार राइबोसोम को पढ़ा था, वो सिर्फ 70S टाइप का था। आज जानेंगे एस क्या है और राइबोसोम क्या है। चलिए, पहली बात अक्रेंस। तो राइबोसोम कहाँ, जैसा मैंने बताया, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैं कहता हूं कि राइबोसोम्स तो सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, फ्लो देखो, एनसीईआरटी ने इतनी सही जगह राइबोसोम को रखा है कि आपको पहले से ही मालूम है कि राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनल में भी हो सकता है। आपने उससे पहले आरईआर पढ़ा था और आरईआर के ऊपर भी आपने राइबोसोम्स पढ़े थे। तो अगर आप ऐसा कुछ पढ़ते तो इसका मतलब है कि फ्लो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। उन्होंने कहा राइबोसोम साइटोप्लाज्म में किसी सेल ऑर्गेनल पे हो सकते हैं या सेल ऑर्गेनल में हो सकते हैं, दोनों बातें पॉसिबल है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का अकरेंस है, उस बेसिस में मैं कहता हूं एक साइटोप्लाज्म में होना और दूसरा सेल ऑर्गेनल में होना। जब साइटोप्लाज्म में होंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं साइटोजोलिक राइबोसोम्स, और ऑर्गेनल में होंगे तो उसे कहूंगा ऑर्गेनलर राइबोसोम्स। इसे क्या कहूंगा? साइटोजोलिक राइबोसोम्स। ये साइटोजोलिक राइबोसोम्स हो जाएंगे। और उधर ऑर्गेनल के लिए अगर मैं पढ़ूं तो ऑर्गेनल में क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा ना, ऑर्गेनलर राइबोसोम्स। वेट, जबरदस्त बात है भाई।
भूलना नहीं बिल्कुल भी। क्या लिखा है? इन द सेल ऑर्गेनल, इन अंदर है। क्लियर? अंग्रेजी ठीक रखिए, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। ओके, थोड़ा सा भी मिस हुआ वहां पे हमको धोखा हो जाए, इसलिए अपनी लैंग्वेज में पढ़ना बहुत सही रहता है। वैसे इंग्लिश में पढ़ो और उसको इंटरप्रेट करो। अगर गलत करोगे तो आंसर गलत लगेगा क्वेश्चन का, सही इंटरप्रेट करोगे तो आंसर सही लगेगा। जब दूसरी लैंग्वेज यानी इंग्लिश में पढ़ रहे हो और हिंदी आती है, हिंदी में कमांड अच्छी है, तो होगा क्या? इंटरप्रिटेशन हो जाएगा और चीजें ज्यादा जोर से दिमाग के ऊपर पढ़ने के कारण वो चीज लंबे टाइम तक याद रहेगी। याद रखिए, इन द ऑर्गेनल्स, राइट। जबकि जो साइटोप्लाज्म में है उसको मैं कहता हूं कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो साइटोप्लाज्म में छुट्टे घूम रहे हो, ओके, या फिर वो सेल ऑर्गेनल पे होते हो। क्या लिखा है? ऑन द सेल ऑर्गेनल, ऑन द सेल ऑर्गेनल, इन द सेल ऑर्गेनल। दोनों बातों पे डिफरेंस है, सेल ऑर्गेनल में होना और सेल ऑर्गेनल पर होना। क्लियर? बुक इज ऑन द टेबल, समझ गए मेरी बात? बुक इन द टेबल, कहां मजाक कर रहे हो क्या? टेबल में नहीं, टेबल पर। ओके, ऑर्गेनल में, ऑर्गेनल पर। कौन सी ऑर्गेनल पर? कौन सी ऑर्गेनल पर मिलते हैं? तो आपको बता दें, ये किसके ऊपर मिलेंगे? ये मिलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, एनएम माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मिलेंगे आरईआर पर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ओके, जबकि अगर फ्री इन द साइटोप्लाज्म की मैं बात करता हूं, फ्री इन द साइटोप्लाज्म, अगर मैं फ्री इन द साइटोप्लाज्म की बात करता हूं तो तब के कैरेक्टर क्या है? तो फ्री इन द साइटोप्लाज्म वाले दो टाइप के हो सकते हैं। मैंने कहा ना, फ्री से होंगे, छुट्टे घूम रहे हैं, अकेले अकेले अगर हैं, अगर अकेले अकेले हैं तो उसे क्या बोलोगे? मोनोजोम। यार ये गजब है, सेल ऑर्गेनल एक नाम अनेक, बहुत सारे नाम है इसके। और अगर एक ही एमआरएनए पर जुड़े हुए कई सारे राइबोसोम है तो वो पॉलीजोम। ये मोर कॉमन है बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया में ज्यादा कॉमन है, जिसे हर काम की जल्दी रहती है। ओके, तो ये याद रखो। यानी आप कहते हो राइबोसोम के ना कई सारे नाम है, बता देता हूं, लिस्ट बना देता हूं, लिस्ट। हमने जब ईआर पढ़ा था तो वहां पे मैंने कहा था राइबोसोम को आप अर्गोसोम कह सकते हो, ग्रेन्युलर पार्टिकल्स। ओके, दूसरा, क्योंकि जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया, अभी आएगा नाम, क्योंकि जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया, इसे कहते हैं पैलेड पार्टिकल्स। क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम लोग कह रहे हैं अकेले रह सकते हैं तो मोनोजोम, क्योंकि झुंड में रह सकते हैं एक एमआरएनए पर जुड़े हुए तो उसे पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। ओके, और सुनिए, इतना नहीं है, रुकिए, अभी मैं यहां नहीं रुकने वाला हूं, मैं आपको रुकने के लिए बोल रहा हूं। मेरे पास अभी और भी नाम आने वाले हैं। सुनो, जैसे ऑर्गेनल्स के अंदर अगर होंगे तो मुझसे पूछ रहे कौन से ऑर्गेनल्स पर होंगे, ये तो बता दिया किस पर हैं, बता दिया ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हैं। तो कौन सी ऑर्गेनल में होते हैं? तो ऑर्गेनल राइबोसोम जो होते हैं वो दो हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हुए तो इन माइटोकॉन्ड्रिया में लिख रहा हूं इन, तो उसको नाम देंगे माइटोसोम्स। उन्हें क्या बोलेंगे? माइटोसोम्स। लो, इसे भी ऊपर ऐड कर दूंगा। और सुनो, मैं कहता हूं इन क्लोरोप्लास्ट, या फिर क्या कह रहा हूं, प्लास्टिड्स, प्लास्टोसोम्स। ये क्या भैया इतने सारे नाम आ रहे हैं? ये सब ना एक ही है। क्लियर? ये सारी चीजें एक ही है, चाहे माइटोसोम बोलो, प्लास्टोसोम बोलो, पॉलीजोम बोलो, मोनोसोम बोलो, पेलेट पार्टिकल बोलो, अर्गोसोम्स बोलो। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो रही हैं? सिमिलर, राइट। ये राइबोसोम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अभी 70s 80s तो बताया नहीं, वो भी तो कुछ होता है। ये आई बात 70s और 80s राइबोसोम की, 70s और 80s राइबोसोम को बता रहा हूं। तो साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल के, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल के ऊपर मिलने वाले राइबोसोम है, ऊपर जो मिलता है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं 80s टाइप। और जो सेल ऑर्गेनल में मिलते हैं इन द ऑर्गेनल्स, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं 70s टाइप। याद रखिएगा भाई। क्लियर? ओके,
तो यानी आप ये कहें द राइबोसोम्स और राइबोसोम्स इन द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल, प्रेजेंट ऑन द सेल ऑर्गेनल, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट। इन द साइटोप्लाज्म इट इज 70s और 80s, क्योंकि मेरे को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं बताया। ऑन द सेल ऑर्गेनल कंफर्म पक्का वाला क्या 80s, इन द सेल ऑर्गेनल पक्का वाला केवल क्या 70s। तो सेल ऑर्गेनल में जो मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मिलते हैं वो कौन है 70s। ओके 70s राइबोसोम कैसे कैसे मिलता है, 70s राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिलता है या फ्री मिलता है साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के, या फिर ऑर्गेनल में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल के। ओके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ढेरों क्वेश्चन राइबोसोम के अक्रेंस के ऊपर ही बना डालेंगे लोग, और फिर उसके अंदर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फंडामेंटली ऐसे याद रखिए, बार बार लिखने की कोशिश करिए, अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, आप पक्के से इसको रिटेन कर लें बिना किसी कमजोरी से। ठीक है, ये हो गई बात अक्रेंस के रिगार्डिंग। लेकिन अक्रेंस के बाद में दूसरी चीज आती है स्ट्रक्चर। राइबोसोम शुरू से ऐसे नहीं थे, ऐसे मतलब जैसे वो दिखते हैं, वो बदल गए हैं। वो बदल गए हैं कैसे, जब उनको फंक्शन करना होता है तो उनकी दो सब यूनिट उनके अंदर प्रेजेंट होती है जो आपस में जुड़ जाएगी। डिस्कवर्ड बाय जी पैलेड यानी जॉर्ज पैलेड, लेकिन स्ट्रक्चर तब तक क्लियर नहीं हुआ जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद में उनकी स्टडी थोड़ी बेटर हो गई, और तब ये कहते हैं कि एक राइबोसोम में दो सब यूनिट हैं, दो सब यूनिट, एक राइबोसोम यूनिट इक्वल टू दो सब यूनिट, एक बड़ी वाली तो दूसरी छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक बड़ी वाली तो दूसरी छोटी वाली। ये दो सब यूनिट जो होती हैं एक दूसरे से एस में डिफर करती हैं। एस बोले तो सेवेटबर्ग, क्लियर, एस बोले तो सेवेटबर्ग है, क्लियर, विच इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द डेंसिटी एंड द साइज। ओके, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर साइज। ओके, तो हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो अभी इनडायरेक्टली कि जो 70s है उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है, जो 80s है उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है। ये क्या होती है भाई, तो एस जो होती है जो सेडिमेंटेशन को डिनोट करती है, सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द स्ट्रक्चर्स, जिसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हम कह रहे हैं मतनी से मक्खन निकालते टाइम में मक्खन कहां आ जाता है, बीच में, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है, और छाछ या जिसे हम लोग बटर मिल्क कह रहे हैं कहां चले जाता है, किनारे में। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है, भारी बीच की तरफ आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, और हल्का वाला बाहर की तरफ चला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के अंदर फर्दर सब टाइप्स हैं, तो उनको अगर सेपरेट करना होगा तो कौन सा मेथड यूज कर लेना, सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप की एस यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेम नहीं होगी, क्लियर, वो अलग अलग होगी। जितना भारी सेल है उतना पहले सेटल करेगा, हल्का वाला ऊपर सेटल करेगा। समझे मेरी बात, जिसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा वो कहां, नीचे और पहले सेटल, जिसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है वो बाद में या ऊपर सेटल होगा। समझे मेरी बात, तो इसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। उस बेसिस पे मैंने कहा ये जो दो सब यूनिट हैं वो तभी ज्वाइन करेंगी जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, क्लियर, जब उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना हो वो तभी ज्वाइन करेंगी, एल्स नहीं करेंगी। कैसे दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, जरा उसे समझें, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोग उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को पढ़ते समय मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो मैंने बनाया ये है लार्जर सब यूनिट। थोड़ा सा डेविएटेड एनसीईआरटी से बता रहा हूं ताकि उसको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये क्या है, किसी चेयर या सोफा के जैसा स्ट्रक्चर है। देखो जरा ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर, समझे, ये ऐसा, राइट, ओके। और मैं कह रहा हूं ये क्या है, नीचे बेस, और ये कौन है, हेड। ये हेड और बेस किसके पार्ट्स हैं, ये लार्जर सब यूनिट के पार्ट हैं। ये है लार्जर सब यूनिट, ओके। अब ये लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट कहां है, स्मॉलर सब यूनिट ऐसे बनाई, ये स्मॉलर सब यूनिट है। और ये स्मॉलर सब यूनिट, जब मैं कह रहा हूं कि ये स्मॉलर सब यूनिट है
तो इसके पास ये है क्लेफ्ट, मतलब उठा हुआ या कटा हुआ पार्ट, ये स्मॉल सब यूनिट है। मैंने कहा ना 2 सब यूनिट है, और ये 2 सब यूनिट क्या है, तब ज्वाइन करेंगी, ये तब ज्वाइन करती हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, एल्स नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करके, मैग्नीशियम आयन क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब काम करने की बारी आई तो दोनों इकट्ठे हो गए। काम करना मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना, जब काम करने की बारी आई तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर इन्होंने स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। और कैसे, ये लार्जर सब यूनिट है, वो जिसे मैंने बोला कि किसी चेयर या सोफे की तरह ऐसा ऐसा, क्लियर, ऐसा स्ट्रक्चर। और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये गया इसके ऊपर ऐसे लग गया। ध्यान से सुनिए, ये बीच में जगह रह गई, दिख रही है, ये बीच में जगह रह गई, ये वाली, क्लियर। ये जो जगह रह गई है इस चेयर के ऊपर, यही वो जगह है जहां से एमआरएनए आएगा। तो देखिए, हम छोटा वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर बना देते हैं, या छोटा वाला पार्ट बना देते हैं, जिसे मैंने क्या कहा, सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट की बात कही। तो स्मॉलर सब यूनिट कैसे आ जाएगी, तो स्मॉलर सब यूनिट को बनाने के लिए हम लोग कह रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा था, ठीक है, अब यहां पर बता देता हूं 2 सब यूनिट जो बन रही है, ये है स्मॉलर सब यूनिट, सॉरी लार्जर सब यूनिट, ओके, और स्मॉल सब यूनिट इसके ऊपर जुड़ गई। ठीक, समझे बात। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, किस पे डिपेंड करेंगे, द 2 सब यूनिट्स ज्वाइन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मींस जब उनके काम करने की बारी आई, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, किसके इंफ्लुएंस में, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन में। मैग्नीशियम आयन चाहिए, स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीशियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये स्ट्रक्चर यहां पे बन गया। अब जरा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, और एस एक वैल्यू है, तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रक्चर के लिए पहले बात समझें, हम ये कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या मतलब है राइबो न्यूक्लियो का, राइबो का मतलब है आरएनए से, कौन सा आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए है। और फिर लिखा है प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन इनके ऊपर प्रेजेंट है वो 2 तरीके के काम करेंगे, एक जो होगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और दूसरा जो होगा उसे मैं कह रहा हूं कैटालिटिक प्रोटीन। गजब है, मतलब एंजाइमेटिक भी है, सॉरी, जो प्रोटीन है वो केवल क्या है, स्ट्रक्चरल। जो आरएनए होगा वो 2 तरीके के फंक्शन को काम करेगा, एक वो बनाएगा स्ट्रक्चर, और वही काम करेगा एज अ कैटलिस्ट। याद रहे भैया, प्रॉपर्टी भूलिएगा नहीं, जो राइबोसोमल आरएनए है वो 2 फंक्शन करता है राइबोसोम में, एक स्ट्रक्चर बनाने का और दूसरा कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम की तरह। ओके, चलिए, हमने अगर ऐसी बातें कही तो केमिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग थोड़ा सा लंबा चलते, थोड़ा सा क्लियर बताते हैं। हमने कितने राइबोसोम्स बोले आपको, 2, एक बोला 70S राइबोसोम्स, क्लियर। कहां मिल रहा है 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम मिलता है इन साइटोप्लाज्म ऑब्लिक ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, पहली बात। नंबर दूसरा कहां मिलता है 70S राइबोसोम, ये मिलता है इन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। उन सेल ऑर्गेनल का नाम आपको पता है, होपफुली याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बोल रहे हैं।
ऑर्गेनेलर राइबोसोम। ओके, जबकि दूसरा टाइप जिसे मैं पढ़ रहा हूं यहां पे वो है 80S राइबोसोम। एटीएस राइबोसोम क्या बात, 80S राइबोसोम के लिए कहते हैं कि ये कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है 80S राइबोसोम, इन यूकेरियोटिक सेल, वो यूकेरियोटिक सेल में मिलेगा केवल। ये सही है, 70S दोनों में मिलता है, प्रो में भी और यूकेरियोटिक में भी, या यूकेरियोटिक सेल में दोनों राइबोसोम मिलते हैं, 70S भी और 80S भी। इन यूकेरियोटिक सेल, राइट, ऑन सेल ऑर्गेनल्स, कौन सी सेल ऑर्गेनल्स, आरईआर या फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में मिले। ठीक है, ये अकरेंस के बारे में बात हो गई 70 और 80S की। रुकिए, हमें बात करनी है किसकी, राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट केमिकल कंपोनेंट्स की या उनके स्ट्रक्चरल पार्ट्स की। अकरेंस हो गया डन। अगली बात आती है कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट लार्जर सब यूनिट को लिखते हैं हम लोग 50S। ओके, स्मॉल सब यूनिट को लिखते हैं 30S। ओहो, बड़ा गड़बड़ है भाई, 50 और 30 लिखा है लेकिन हम टोटल लिख रहे हैं 70S। क्यों, क्योंकि सब यूनिट्स की ये जो वैल्यू है, यानी S की जो वैल्यू लिखी है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो लिखा है, वो नॉन एडिटिव नॉन कम्युलेटिव है, उन्हें प्लस नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ये मत कहना कि सर 50 + 30 मतलब 80S होना चाहिए, नहीं, ये नॉन एडिटिव वैल्यू हैं। अगर दो 70S आपस में जुड़ जाएं, पॉसिबल है, मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स हो गई तो 70S आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 140S नहीं बनाने वाले हैं, क्लियर, ये कहीं 110 120S बनाएंगे। ओके, तो चलिए इधर के लिए अगर मैं बात करूं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के लिए, तो यहां की लार्जर सब यूनिट जो होगी वो है 60S और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S। लो, 100 नहीं है भाई, कितना है 80, क्योंकि S की वैल्यू नॉन एडिटिव है, क्योंकि S की वैल्यू इज नॉन एडिटिव, या S इज नॉट एडिटिव, आप उसे जोड़ नहीं सकते। आप उसे जोड़ नहीं सकते, उसे प्लस नहीं करना है। ओके, समझे बात को। हम यहां देख रहे हैं लार्जर स्मॉलर सब यूनिट तो लिख दी, इसके अलावा दूसरी बातें क्या हैं, उनके पास राइबोसोमल आरएनए होगा बेटा, हाँ, उसके लिए फिर से मतलब देखो मैंने चक्कर चलाया, मतलब सेंट्रीफिकेशन किया, पहले मैंने अलग कर दिया 70S और 80S को, फिर मैंने फिर से चक्कर चलाया और 70S के भी टुकड़े अलग कर दिए, 50S और 30S, उधर 80S के टुकड़े अलग कर दिए, क्या 60S और 40S। अब मैं केवल 50S को चला रहा हूं, अब मैं केवल 30S को चला रहा हूं, उधर केवल 60S केवल 40S को चला रहा हूं, तो उसके और भी कंपोनेंट अलग अलग होने लगेंगे। आरआरएनएज जो इधर थे और प्रोटीन्स होंगे। मेन बात तो आरआरएनए के रिगार्डिंग है, क्लियर, मेन बात तो आरआरएनए के रिगार्डिंग है। यहां जो आरआरएनए होते हैं वो होते हैं 23S, फिर दूसरा होता है उसे कहते हैं 16S। ओके, ये वाली कंडीशन। और सुनिए, एक होता है जिसे कहते हैं 5S, आरआरएनएज, समझ गए। और सुनिए, प्रोटीन कई सारे टाइप के जाने दीजिए, उसके टाइप्स हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, सिंपल बता रहा हूं, नहीं पढ़ने हैं। और उधर यूकेरियोट के 80S के अंदर जो हम लोगों को मिल रहे हैं, 80S केवल यूकेरियोट में है, जो आरआरएनए प्रेजेंट होंगे, जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, आरआरएनएस के टाइप अलग हैं। 23S की जगह यहां भाई साहब 28S है। ओके, 16S की जगह यहां पर 18S है।
एक एडिशनल है उसका नाम है 5.8s और एक है जिसका नाम है केवल 5s rRNAs। ठीक है, ये चीज हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब हमने कहा कि ये अगर ऐसा है तो यहां पे देख rRNAs के टाइप अलग अलग हैं, यहां rRNAs के टाइप अलग अलग थे। अरे जब कंपोनेंट अलग अलग हुए तभी जाके क्या अलग हुआ, टोटल कंपाउंड या टोटल मॉलिक्यूल अलग हुआ। तो ये हम लोगों ने बताया कि अगर सेंट्रिफिकेशन कंटिन्यू करोगे तो टुकड़े और अलग अलग होते चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर डेंसिटी के बेसिस पे कंपोनेंट्स अलग है। डाउट है, एक यूकेरियोटिक सेल में आरएनए कहां बनता है, न्यूक्लियस में, और प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसे ओरिजिनेट हुआ, जैसे अभी तक ये पढ़ा है ईआर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल कर आया, ओके। फिर पढ़ा गोल्जी, ईआर से निकल कर आया। हमने पढ़ा वैक्यूल, ईआर से निकल कर आया, या लाइसोसोम गोल्जी से निकल के आया। इस तरीके के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए। लेकिन कुछ और चीज जो बतानी थी वो क्या, आपको ये कह रहे हैं कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स कहां से निकले। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद की कॉपी बनाया, प्लास्टिड खुद की कॉपी बनाया। राइबोसोम कैसे बना, तो राइबोसोम के बनने का तरीका यहां पे दिखाई देता है। राइबोसोम कैसे बना, आरएनए बनाएगा कौन, न्यूक्लियस के अंदर, और हम लोग कहते हैं जो प्रोटीन है वो बनाएगा कौन, साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब है ये दोनों जब मिलेंगे तब साइटोप्लाज्म में कौन बन जाएगा, राइबोसोम, ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट ओरिजिन कहां से हुआ है, rRNAs आर सिंथेसाइज्ड। हमने उस स्ट्रक्चर का नाम भी नहीं पढ़ा जहां ये बनते हैं, क्लियर। rRNA आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक सेल। क्लियर। और इधर बोल रहे हैं प्रोटीन्स जो चाहिए इसको बनाने के लिए, प्रोटीन्स आर मेड इन साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया, पहले मुर्गिया या अंडा, प्रोटीन बनता है राइबोसोम पे, राइबोसोम को बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम को अगर प्रोटीन बनाएगा तो पहले प्रोटीन आया राइबोसोम आया, गजब क्वेश्चन हो गया भाई। प्रोटीन्स आर मेड इन साइटोप्लाज्म, तो तब हम लोग कहते हैं ऐसे जाके दोनों मिला के क्या बनेंगे, राइबोसोम बनेंगे। दोनों को मिला के क्या बोलूंगा, ऐसे राइबोसोम बनेंगे। तो जितना ज्यादा प्रोटीन बनाना है उतने ज्यादा राइबोसोम होंगे, क्लियर। सेल्स actively synthesizing proteins are responsible for making or have more number of have more number of ribosomes on them, ओके उनके पास नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज्यादा होंगे, ऐसी बात मैं सिंपली कह सकता हूं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस तो अभी मेरा पढ़ना बाकी है क्योंकि न्यूक्लियस से नहीं आया तो न्यूक्लियोलस कहां से आ जाएगा, समझे। तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि एक चीज सीमा पार से आ रही है, अक्रॉस बॉर्डर, बीच में बॉर्डर होता है ना, हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस है, इधर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस में क्या बना है, rRNA, क्लियर। बॉर्डर पार से चीजें आई, आरएनए अंदर से आया, बाहर कौन था, प्रोटीन, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, राइबोसोम। और राइबोसोम के नंबर और ज्यादा हो जाएंगे जब ज्यादा आरएनए बनेगा या ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, क्योंकि सेल पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ये हो गई बात ओरिजिन की। चल बोल फंक्शन क्या, फंक्शन की बारी बहुत सिंपल है यार, फंक्शन बहुत सिंपल चीज होती है। फंक्शन में एक ही बात कह सकता हूं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। यहां क्या रुक जाऊं, एक और एक बात बता देता हूं, चलो एक और एक चीज सुनो। हम कहते हैं कि एक यूकेरियोटिक सेल में आरईआर के ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं तो वो चीज भी जानो। राइबोसोम्स विच टाइप, एटीएस टाइप, ऑन
RER सरफेस। ज्वाइंड ड्यू टू, क्यों जुड़ा होता है? उसके लिए पर्टिकुलर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम होता है राइबोफोरिन। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं? राइबोफोरिन, जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। रुकिए, एक मॉडिफाइड फॉर्म। तब हम लोग कहते हैं, अगर न्यूरॉन्स के अंदर देखोगे यानी नर्व सेल्स में, उनके पास एक बॉडी होती है, उसको कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। तो निसेल ग्रेन्यूल्स एक्चुअली में क्या है? तो निसेल ग्रेन्यूल्स हैं RER एंड राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम? 80S राइबोसोम्स। ठीक है, ये हो गई कंडीशंस, मतलब कुछ मॉडिफाइड टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। फंक्शन क्लियर है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, यानी राइबोफोरिन RER पे हुआ तो SER पे नहीं हुआ, तो अटैचमेंट RER पे या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होगा। ठीक है, लेकिन SER पे नहीं होगा। तो चीजें याद रखें, राइबोसोम के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो केवल यूकेरियोटिक सेल में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। उसका कहीं ना कहीं कारण है साइटोस्केलेटन। ठीक है, आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, जैसे ये कहा था कि एक यूकेरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन्स हैं और बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं। इतनी सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि कहीं एक दूसरे से टकरा ना जाए। क्यों टकरा जाएंगी भाई? क्यों टकरा जाएंगी? याद करो, उस फंक्शन को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। क्या मतलब है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस का मतलब है जब सेल के कंटेंट ऐसे गोल गोल घूमे, जब सेल के कंटेंट ऐसे गोल गोल घूमे या किसी सेल ऑर्गेनल के बाजू में ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। ठीक है, इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज हो जाएगी? साइक्लोसिस हो जाएगी। और जब इसे हम लोगों ने साइक्लोसिस कहा है तो मतलब को याद रखिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या करती है यूकेरियोटिक सेल में? एक सब्सटेंस जो शायद बाहर से आया है या फिर ब्रेक डाउन होकर सेल ऑर्गेनल से बाहर निकला है सेल के यूज के लिए, या जिसे वेस्ट है जो बाहर फेंकना है, इन सारी चीजों के लिए सेल के अंदर होने वाला ये सर्कुलेशन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बड़ा काम का है। कौन करवाता है ये? क्लियर? और ऐसे में सेल ऑर्गेनल एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं है? आज हम इसका आंसर ढूंढने वाले हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कमरे में दीवारें हैं। क्लियर? केवल दीवारें होने से हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या कमरा स्ट्रांग है? ये याद रखो कि दीवारों को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हवा तेज चले या बारिश तेज आए या फिर भूकंप आ जाए तो दीवारें ढह सकती हैं। इसलिए पिलर या बीम बनाए जाते हैं। मतलब क्या बना रहे हैं? फ्रेमवर्क बना रहे हैं। क्लियर? आप देखिए, फंक्शंस होते हैं कई सारे, गणेश के पंडाल बनते हैं या फिर दुर्गा के पंडाल बनते हैं या कोई और टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। दशहरे में रावण होता है, उसके लिए पहले एक फ्रेमवर्क बनता है जो किसी वुड का बना रहे हैं या बांस बैम्बू का बना रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर पेपर या क्लॉथ वगैरह लगा के उसको कवर कर देते हैं। अब आई बात समझ में? तो एक फ्रेमवर्क जो एक यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स को बना के रखने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और अंदर की सेल ऑर्गेनल्स को उनकी पोजीशन पर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल का स्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइटोस्केलेटन क्या है? कीप द ऑर्गेनल्स इन द प्लेस, मेंटेन द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द यूकेरियोटिक सेल। दिख तो कहीं नहीं रहा है इस फोटो में जो दिया हुआ है किताब में, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। क्लियर? दिख तो कहीं नहीं रहा है, एक्चुअली में वो पतले पतले धागे टाइप के या फिलामेंट टाइप की चीजें हैं जो दो तरीके के काम करेगी। आप सुनो, कार का ढांचा जो होता है, बाहर से आपको लग रहा है कि वो एक बॉडी है मेटल की और प्लास्टिक की। क्लियर? ताकि कभी धक्का लगे तो क्या होगा? आप सुनो, स्पेस होती है, इंजन और ड्राइवर के बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी। कार का एग्जांपल लो बेटा, ज्यादा सही है। सबसे आगे बम्पर है, बम्पर के पीछे फिर इंजन रखा है और बम्पर और इंजन के बीच में थोड़ा सा गैप है। फिर इंजन आ रहा है, इंजन और फिर राइडर के बीच में फिर से अलग से गैप है। ओके, तो बीच में हॉलो स्पेस, फिर सॉलिड, फिर हॉलो स्पेस, फिर सॉलिड। अब ये क्या करेगा? जब चोट लगेगी तो सॉलिड उसको रोकने की कोशिश करेगा। यानी क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है कि स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। और अगर फोर्स ज्यादा है तो ये हॉलो स्पेस उस फोर्स को क्या कर देगी? कम। फिजिक्स लग गई है बेटा, सेल में भी लगी है।
फिजिक्स का मतलब ही नेचर है, सेल के अंदर भी वो नेचर यानी फिजिक्स लगी हुई है। तो सेल के पास में भी दो तरीके के स्ट्रक्चर है, एक कैसा है बम्पर टाइप का या फिर चेसिस के टाइप का सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसे मैं कह सकता हूं टेंशन बियरिंग, दूसरे को धक्का मारने के लिए या चोट करने के लिए अच्छा है। और दूसरा है कंप्रेशन बियरिंग यानी हॉलो, ताकि शॉक यानी डैमेज कोई चोट लगे तो उसे झेल लिया जाए। मैं पंच मारूं, बीच में कोई स्पेस नहीं है, आप खड़े हैं, आपको चोट लगेगी, आप मारोगे मुझे लगेगी, बीच में खाली कार्टन रख देते हैं, अब मारो तो आपकी जो फोर्स होगी वो जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच की हॉलो स्पेस उस फोर्स को डिस्पर्स करने वाली है, फैला देगी। एक आदमी छत के ऊपर से 8 फ्लोर से नीचे कूदा, नीचे सीधे क्या था? जमीन थी, हाथ पांव सब टूट गए, हो सकता है जान भी चली जाए। एक आदमी छत के ऊपर से नीचे कूदा, नीचे क्या था? 3-4 फ्लोर के अंदर हम लोगों ने क्या रखे हुए थे? खाली कार्टन रखे हुए थे, बचने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगने वाला है वो डिस्पर्स हो जाएगा हॉलो स्ट्रक्चर में। तो साइटोस्केलेटन बहुत काम की चीज है और इसलिए हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन से हैं वो सुनिएगा। अकरेंस की बात करता हूं, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। दूसरा प्रोटीनेशियस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके 3 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट और तीसरे का नाम इंटरमीडिएट। नाम कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब है सब में से लॉन्गेस्ट कौन है? सारों में से लॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा? पहले वाला, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ऑफ ऑल। क्लियर? ये क्या है? लार्जेस्ट ऑफ ऑल। और माइक्रोफिलामेंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब सुनो, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? हॉलो, समझ गए? कंप्रेशन बियरिंग। जबकि माइक्रोफिलामेंट क्या होंगे? सॉलिड। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी क्या होंगे? सॉलिड। नाम बता रहा है कि ये इन दोनों के बीच में साइज में होता है, ये उतने कॉमन अकरेंस का नहीं है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन होगा वो सारा माइक्रोफिलामेंट का, लोकोमोशन से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा वो सारा माइक्रोट्यूब्यूल का। ये केवल सपोर्ट करने के लिए बना हुआ। ओके, ये चीजें, इसी को हम लोग नेक्स्ट कंपेयर करने वाले हैं। हमें जो डिटेल है वो है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर की। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोजोम, बेसल बॉडी, ये वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने। स्पिंडल अपराटस जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। हमें माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा बनना है। क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ओके, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। माइक्रोफिलामेंट कुछ ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिन मायोसिन टाइप के। और इंटरमीडिएट फिलामेंट मैंने कहा सपोर्टिव या स्ट्रक्चरल, केराटिन, डेस्मिन, विमेंटिन ऐसे टाइप के प्रोटीन की बनी हुई होगी। ठीक है, बता देता हूं, ये क्या? ट्यूबुलिन से बनी हुई। और ये काय से बनी हुई? ये बनी हुई एक्टिन मायोसिन टाइप के फिलामेंट से। और इसे मैंने कहा किससे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। लाइक डेस्मिन एटसेट्रा, केराटिन वगैरह, इन सब से बना हुआ। ठीक, इनके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। आप नेक्स्ट क्लास के बाद में आंसर दे पाएंगे कि सीलिया फ्लैजिला एग्जैक्टली एक जैसी होती है या कैसे डिफरेंट करती है, सेंट्रियोल क्या फंक्शन करता है और सीलिया फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वो आपके नेक्स्ट टॉपिक का कंक्लूजन होगा। आज की क्लास के बाद आज का डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, ताकि आपको वो वाली जानकारी मिले कि जो आपने पढ़ा है उसको आप कितना प्रॉपरली एनालाइज कर पाए और कितने अच्छे से उसको कंक्लूड कर सकते हो एज प्रॉपर थियोरी। Thank you for watching the classes. Be regular, be continuous with the classes at Yup Master. Now going to be Turito. Hope you are liking the lectures. Thank you very much.